अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 7 की डिस्कशन करनी है। अभी तो फिलहाल हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ही एंटर हुए हैं। चलें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी अपनी डिस्कशन। द वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स आपको गिवन है। एक ये वेक्टर गिवन है, एक ये वेक्टर गिवन है। कहता है ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए बी सी की कीमतें निकालें। अब अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, कब होते हैं बोला? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा बोला? 2a प्लस 3b माइनस 6c इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ही चॉइस है कि आप बैक सॉल्व कर लें, और आपके पास कोई खास मेथड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ये वैल्यूज आपको गिवन है, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3। इसमें पुट करके देखें। ए की 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, बी की 2 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, सी की जगह 3 पुट करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये 0 नहीं होता, यानी ये वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करना। हम इन वैल्यूज को चेक करते हैं। ए की 3 पुट करते हैं 6 आ जाएगा, बी की जगह 2 पुट करते हैं वो भी 6 आ जाएगा, और सी की जगह 1 पुट करते हैं तो वो माइनस का 6 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये भी 0 नहीं होता। ऑप्शन डी में जाते हैं। ए की जगह 6 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12, बी की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और सी की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस का 18 बन जाएगा। और 6 प्लस 12 18 माइनस 18 ये 0 होता है, यानी यही आपके पास राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, बैक सोल्व करके चेक कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। आपके पास एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और एक ये वेक्टर है। 3 वेक्टर्स गिवन है। तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर एक ही बात होती है। तो तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। भाई साहब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? आई प्लस 2i 3i प्लस, यहाँ आई है ही नहीं तो 3i, जे माइनस जे कट गए, यहाँ पर भी यहाँ जे 2j है तो 2j बन जाएगा। उसके बाद के माइनस के कट गए और 6k। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालनी है। कितनी निकलेगी? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 जमा 4 40 जमा 9 49 का लगा 7। 7 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/7, यानी 1/7 कॉमन आकर 3i प्लस 2j प्लस 6k बन जाएगा। तो ये आपको नजर आएगा, दिस वन, 3i प्लस 2j प्लस 6k। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आएगा कि यहाँ पर माइनस का 1/7 भी लगा दें तो भी ठीक है, तो भी डायरेक्शन, मतलब ये वाला वेक्टर भी पैरेलल ही होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। नेगेटिव साइन लगाने से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। हमने इन द डायरेक्शन बताना था, यानी पैरेलल वेक्टर उसी डायरेक्शन में बताना था, जो कि हमारा यही आंसर बनता है, 4। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 3 में कहता था एंगल मेड बाय द वेक्टर, दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस से इस वेक्टर का एंगल निकाल लें। यार बहुत आसान तरीका है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, और आई प्लस जे वैक्टर जो होता है वो ये वाला वेक्टर बनता है। यहाँ 1, यहाँ 1, ये पॉइंट 1,1, तो यही वेक्टर बनता है आई प्लस जे, और ये यकीनन 45 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो 45 डिग्री ये आपका राइट आंसर है। ओके, व्हाट टू डू कि अगर आपको ये क्विक प्रोसेस ना समझ आए, शॉर्टकट ना समझ आए, कोई बात नहीं। आपके पास एक ये वाला वेक्टर है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी कोई भी वेक्टर ले लें, लाइक आई। और एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट की मदद से। दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालें। आई प्लस जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1 आएगा, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे √2, और फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई की, वो 1, तो ये 1/√2 बन जाएगा। ठीक है सर। और ये किसके बराबर होता है जी? कॉज ऑफ थीटा के, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू गाइस। थीटा बन जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/√2, और आपको पता है ये 45 डिग्री ही बनता है। अगर आपको शॉर्टकट समझ नहीं आता तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी एक वेक्टर ले सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना आपने बस।
वो आई भी ले सकते हैं, वो 2i भी ले सकते हैं, वो 3i भी ले सकते हैं, एज यू विश। जिसी से भी आप निकाल लेंगे आपका एंगल सही निकलेगा और एक ही निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। द नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिलेटेड बाय, मतलब ए 8b और सी -7b, मतलब ए, हम ये कह सकते हैं कि ए और सी दोनों बी के कोलिनियर है, तो एक्चुअली फिर तीनों ही कोलिनियर हो गए ना। देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ओके, अगर तीनों वेक्टर्स ही कोलिनियर है तो इट मीन्स के दोनों वेक्टरों के दरमियान में एंगल या होगा 0 या होगा पाई, क्योंकि पैरेलल वेक्टरों के दरमियान में एंगल 0 होता है या पाई होता है। 0 अगर अगर उनकी डायरेक्शन सेम होगी, और पाई एंगल होगा अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी वो एंटी पैरेलल होंगे। आप देखें, ए बराबर है 8b के, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों पैरेलल है, यूं। सी जो है वो बी के एंटी पैरेलल है, ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, सी एंटी पैरेलल है, मतलब सी की डायरेक्शन यूं होगी, तो डेफिनेटली फिर ए और सी के बारे में पूछा गया है, ए और सी की डायरेक्शन क्या होगी, फिर एंटी पैरेलल होगी। और एंटी पैरेलल के केस में एंगल पाई मिलेगा 0 पे, आपने कतन भी टिक नहीं कर देना। हालांकि ये 0 वाला आंसर जो है ये आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये गलत आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5। इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए बी सी तीनों की मैग्नीट्यूड ए है, तीनों आपस में मतलब पेयर वाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है जी, और तीनों की मैग्नीट्यूड ए है, तो आपने इस चीज को कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी प्लस सी। वेरी सिंपल। देखिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो ये बराबर हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड अलग, बी मैग्नीट्यूड अलग, सी मैग्नीट्यूड अलग। अगर आप यूं करेंगे तो ये सरासर आप जुल्म करेंगे वेक्टर्स पर, क्योंकि वेक्टर्स में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। रही बात इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो सर कोई मुश्किल काम नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर फाइंड करने से हमें आंसर मिल जाएगा, उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर फाइंड करने का मैं ये फायदा है कि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, आई मीन टू से एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया है, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट विद इटसेल्फ, बोले तो ए प्लस बी प्लस सी। अब आप ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो फिर ए डॉट ए आ जाएगा, यानी ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। जब आप ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भाई साहब ले लेंगे, कोई बात नहीं, ये लीजिए। ए का सी के साथ लेंगे तो यहां पर आ जाएगा ए डॉट सी। फिर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो मैं उसे फिर ए डॉट बी ही लिखने जा रहा हूँ। वजह वजह ये कि मुझे पता है कि वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमेशा कम्यूटेटिव होता है। बी डॉट बी करेंगे तो वो बन जाएगा बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट सी करेंगे तो सर करेंगे क्या, कर लेते हैं। सी डॉट ए बनाएंगे तो उसको भी मैं ए डॉट सी लिख लेता हूँ, वजह वही कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है। सी डॉट बी को भी मैं बी डॉट सी लिख सकता हूँ, और फिर सी डॉट सी क्या बन जाएगा, सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यूं आप क्या कर सकते हैं इनके साथ, ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और यहाँ पर ए डॉट बी दो, ये देखें ना दो हैं ये, तो ये सारे दो दो हैं, बी डॉट सी, बी डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी, सारे दो दो है, तो टू कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, या ए डॉट सी, एक ही बात है। अब उसने खुद कहा हुआ कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए का बी के साथ एंगल में 90 डिग्री है, बी का सी के साथ भी 90 डिग्री है, सी का ए के साथ भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। तो ये तो 0 हो गया। अब आपको ए बी सी तीनों की मैग्नीट्यूड एक ही बना है, तो ये ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a का स्क्वायर। अब ये बराबर किसके है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगी, √3a, ठीक है जी। और √3a आपको यहाँ पर ऑप्शन सी में नजर आना चाहिए, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स
सच दैट ए डॉट जी बी इज सर, इक्वल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर जब मैंने ये सॉल्व किया था ना, तो मैंने ये तकनीक यूज की थी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे आई जे के ले लें। और सूफी साहब पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाद में आंसर हम बाद में जी डिस्कस कर लीजिएगा जी पहले जी, क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ठीक। टाइम 25-30 मिनट होते हैं मीटिंग में, ठीक है। एंड में रखते हैं इस बात को, अब लाजमी डिस्कस कीजिएगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा दोबारा। ओके, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू cos थीटा, और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको ये फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ये भी वही टेक्निक अप्लाई कीजिए आप, दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स गिवन है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लें, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप सॉल्व कीजिए तो ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी, ये बन जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर है तो मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दें, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सर ये 1 + 1 2 बन गया, 2 + 2 टाइम ये भी 1 हो जाएगा ना, ये भी 1 के बराबर गिवन है, तो 2 cos थीटा। आप देख सकते हैं कि फर्दर आपने इसके साथ क्या सलूक करना है। 2 अगर आप कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 1 + cos ऑफ थीटा, जिसे आप डबल एंगल आइडेंटिटी लगाकर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, यानी बन जाएगा ये 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। अब लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था आपका, लेफ्ट साइड पे चल रहा था a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, नेगेटिव सवाल आने का पैदा ही नहीं होता जवाब, तो प्लस में आएगा 2 cos थीटा बाय 2, तो 2 cos थीटा बाय 2 आपको आंसर यहाँ कहीं इंशाल्लाह नजर आना चाहिए, ये रहा जी ऑप्शन डी में, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। सेम वही टेक्निक अप्लाई करके आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 90 डिग्री, बी और सी के दरमियान में एंगल 90 डिग्री का है, देन क्या करना है जी। ओके, दैट्स सो सिंपल। देखिए ए बराबर है बी प्लस सी, इसका क्या मतलब है, ये ए है, रिजल्टेंट। अगर आप इसको बी बोल लें, इसको आप सी बोल लें, तो इनका रिजल्टेंट होगा फिर तीसरा वेक्टर ए, ठीक है जी। और बी और सी के दरमियान में एंगल भी कितना दिया हुआ, 90 डिग्री का, तो आपके पास ये ट्राइंगल बन जाएगी, कौन सी, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि क्या चीज होल्ड करती है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरियन थ्योरम। सर जी प्लीज प्लीज सर मेहरबानी फरमाइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, दिखने में लगती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यहाँ पर हाइपोटेनियस ए होगी, बी नहीं होगी, तो ये तो आप कभी भी इसको सही नहीं करेंगे। इसका ये कुछ अजीब सी चीज है, जो मेरी समझ से बाहर है, ये क्या चीज है आई डोंट नो। इसके बारे में देखा जाए तो ये भी ठीक है, ये क्यों ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस, नो 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 नो, ये ठीक तब होता अगर यहाँ माइनस का साइन होता, तब ये बन जाता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है जी। अब कुछ लोग कहेंगे लॉ ऑफ कोसाइन क्यों, क्योंकि ये अल्फा एंगल 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ कॉस 90 डिग्री होता अगर ये लॉ ऑफ कोसाइन होता और वो 1 के बराबर होता, तो ये लॉ ऑफ कोसाइन ही था, ये बिल्कुल ठीक था, इट्स ओके। ये वाली हमारी फिलहाल ऑप्शन बिल्कुल सर जी कोस 90 सर जी वो 0 होता है जी, हाँ जी, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है, मतलब फिर भी यानी कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलतफहमी हो गई, मुझे गलती होगी, यानी कि ये हाँ बिल्कुल, और कॉस 90 0 होगा तो ही ये बन जाएगा लॉ, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन 90 डिग्री यूज किया हुआ है और वो नहीं होल्ड करता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये भी फिर बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन 8 में ए डॉट आई आपको 4 के बराबर गिवन है, तो आपने इस चीज को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल काम है। आप सबसे पहले से यू लिख लें, ए डॉट
जे क्रॉस ए डॉट जे क्रॉस 2i टू जे -3 के। ठीक है, सबसे पहले आप इसको यूं लिख लें। आपको पता है कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। होता क्या है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आप क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल इस बात का करना है कि जहां पर क्रॉस वहां ब्रैकेट, जहां डालडा वहां मामता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैंने ये क्या किया, मैंने डॉट पहले करके क्रॉस बाद में लगा दिया, क्योंकि मैं पहले इसको सॉल्व करना चाहता था। ठीक है जी, और उस डॉट मैंने बाहर कर दिया। और अब आप देखें कि पहले मैं ब्रैकेट अब इधर लगाऊंगा, यानी पहले इनको सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, तो जे का जे के साथ डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जे का के साथ जब सॉल्व करेंगे तो जे क्रॉस के क्या होता है बोला, जे क्रॉस के वन सॉरी आई होता है। ठीक है जी, तो यूं ये बन जाएगा ए डॉट -3i। ठीक है जी, तो -3 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा ए डॉट आई, और ए डॉट आई आपको गिवन है 4 के बराबर। इसकी जगह 4 पुट कर देंगे तो आपका आंसर -12 आ जाएगा। दैट्स सो सिंपल। -12 यहाँ पर मौजूद है आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कहता था वर्क डन बाय द फोर्सेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वर्क डन निकालना है। डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस टू दिस, ऑब्जेक्ट यहां से मूव होके यहां चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स आपको ये गिवन है, आप निकालेंगे डी। डी कैसे निकालेंगे, इधर से इधर चली जाती है तो आप R2 - R1 करेंगे तो डी आ जाएगा। यानी इस वेक्टर से में से ये वाला वेक्टर माइनस करेंगे, 3i - i 2i, 8j - 5j इट्स 3j, और फिर 5k +8 की हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चलिए मैं करवा ही देता हूँ। वर्क डन निकालना है, वो एफ का डॉट प्रोडक्ट होगा डी के साथ। तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, और फाइनली 4 × 8 कितना बन जाएगा 32, 32 जमा 8 कितना हो गया 40। तो 40 आपका वर्क डन निकल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी। दोबारा चेक कर लीजिएगा इसको, R2 - R1 मैंने ठीक किया कि नहीं। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग कर लोगे, मैं या अगर किसी ने देख लिया होगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। मेरे ख्याल में ये प्लस था बच्चों के माइनस था। मुझे ये माइनस लग रहा है, अगर ये माइनस है तो सर ये माइनस था, माइनस। ओके, -5 +3, -5 +3 ये -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर फर्ज कर लें -2 आ जाता है, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करके -8, यहाँ -8 बन जाएगा, तो ये फिर 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो 0 आपका आंसर यहाँ पर मौजूद भी है। ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4, लैम्डा की कीमत निकालनी है। लो जी, बड़ा आसान क्वेश्चन। ए का बी पर स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। ये बात आप जानते हैं। ये कितना दिया हुआ है जी, हमें 4 दिया हुआ है। हमने लैम्डा निकालना है, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। ये बन जाएगा 2 लैम्डा +6 +12 ओवर बी की मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड 4 जमा 36, 40 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 49 का √7। तो ये हमें दिया है 4 के बराबर। चलें जी, 2 लैम्डा +18 इधर बन जाएगा 28। तो 2 लैम्डा आ जाएगा जी 10 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लो जी, यहाँ आपका आंसर छुपा हुआ है। सारे क्वेश्चन इजी हैं यार आज के सवाल में तो, पेपर में तो। बहरहाल, A and B are two unit vectors such that this vector and this vector are perpendicular to each other। भाई साहब, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो चुप करके फिर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 पुट कर देते हैं। 5A वेक्टर -4B वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है जी, आपने करना क्या है, देन
ईच अदर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में एंगल निकालना है, नो प्रॉब्लम सर। ए डॉट ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, राइट जी, और साथ में 5 आ जाएगा, 5 टाइम ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, -4 ए डॉट बी आ जाएगा, यहाँ पर 10 बी डॉट ए डॉट बी ए की बराबर होती है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर -8 बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ सर हमने 0 के बराबर रखना है, ठीक हो गया। तो फर्दर देखते हैं जी, यूनिट वेक्टर दिए हुए ए और बी दोनों, ठीक है जी, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसको भी 1 पुट कर दिया, इसको भी 1 पुट कर दिया, 5 में से 8 गया -3, उधर जाके +3, और इधर देखें 10 - 4 क्या बन जाएगा, 6 टाइम ए डॉट बी, 6 पे डिवाइड कर देंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा 1/2, और ए डॉट बी क्या बनता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कॉस थीटा आ गया 1/2, और हम ये बात जानते हैं कि π/3 पर यानी 60 डिग्री पर कॉस का आंसर 1/2 होता है, 60 डिग्री ये लें जी, ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन 12 में, फॉर अ वेक्टर u एंड a एंड अ स्केलर लैम्डा विच वन इज ट्रू। भाई साहब, u की मैग्नीट्यूड हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 से बड़ी होती है, ओके हो गया। u का मैग्नीट्यूड 0 है इफ एंड ओनली इफ u 0 है, भाई ये भी ठीक है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होगी वो तभी होगी जब वो वेक्टर ही 0 होगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होगी। करना हमने क्या है, फॉर अ वेक्टर u एंड अ स्केलर, अच्छा विच वन इज नॉट ट्रू, मैं परेशान हो गया था कि दोनों ठीक है, तो ट्रू कौन सा मांगा हुआ है, नॉट ट्रू के बारे में बताना था, ये दोनों ठीक हो गए, ये रही जी गुड ऑप्शन, ये भी ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्योंकि ये ठीक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लैम्डा म्यू का मॉड लेंगे, म्यू अगर वेक्टर है तो स्केलर बाहर निकालने के लिए आपको स्केलर की मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी, मॉडुलस लेना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, राइट, ठीक है जी, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है जबकि लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 देखते हैं जी, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन करना क्या है, ये चेक करना है, कितना आसान काम है, खुद कर सकते हैं आप। मतलब ये P का पोजीशन वेक्टर है, ये Q का और ये R का है, आप सबसे पहले PQ निकालेंगे, ये मैं नहीं कर रहा भाई साहब, ये आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। PQ निकालेंगे, PQ कैसे निकालते हैं, PQ निकालते हैं OQ माइनस OP, यानी OQ और OP का डिफरेंस लेते हैं, OQ ये OQ है, इसमें से इसको माइनस करें, इस तरह आप RS भी निकाल लेंगे, वो क्या होगा OS माइनस OR, OR ये है, इसमें से OS ये है, इसमें से OR यानी ये माइनस करेंगे, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाली ऑप्शन बन जाएगी। अगर दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, या वैसे ही कोलिनियर होना चेक कर सकते हैं, कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स एक ही बात होती है, ठीक है जी। और ये भी मुमकिन है कि PQ और RS दोनों सेम हो जाएं, खैर इस सूरत में भी वो कोलिनियर भी होंगे, यानी आपने यही चेक करना है कि क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल तो नहीं है, या यूं कह लें कि क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकाल के चेक कर लें कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट आंसर 0 तो नहीं आ रहा। अगर तो ये वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल नजर आए आपको, या क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, तो उसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है जी। और बराबरी का तो वैसे भी आसानी से पता लग जाएगा, जब आप उनको फाइंड करेंगे फौरन पता लग जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सी ऑप्शन ट्रू है, ये बच्चों वाला काम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इस पे। क्वेश्चन 14 सर है, ऑप्शन ए ट्रू है, इसमें पैरेलल वेक्टर्स। सर बड़ी मेहरबानी आपकी, मैंने आपसे नहीं मांगी थी, मैंने कहा था कर लीजिएगा सॉल्व, ऑप्शन ए ट्रू है, पैरेलल है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, वो वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो 0 वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, 0 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सर 0 वेक्टर की डायरेक्शन होती है आर्बिट्ररी, आप जो से मर्जी ले सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि इसकी डायरेक्शन में हो, तो आपको ये चेक करना है कि ये वेक्टर भी यूनिट है, ये वेक्टर भी यूनिट है, ये वेक्टर भी यूनिट है, डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं,
तो तीनों वेक्टर्स की जीरो वेक्टर के साथ जो डायरेक्शन है वो सेम की जा सकती है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन आपकी बनती है। ठीक है जी। तो किसी को अगर ये बात समझ नहीं है, खासतौर पर अली रजा साहब है, उनको ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी क्यों होती है, मैं वो भी एंड में समझाता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं वो जल्दी से खत्म हो जाए, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्वेश्चन का खत्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। लो जी, वेरी सिंपल। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर मैं सबसे पहले आई का जे के साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, वो आ जाता है के। कुछ लोग होते हैं जो पहले डॉट प्रोडक्ट हल कर लेते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट हल करना है। ठीक है जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले क्रॉस फिर डॉट, तो बचा के, आगे भी के का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1। 4 into 1 4 इज द आंसर, दैट्स सो सिंपल। ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता जी राइट योर फीड है, खत्म हो गया, कितने गए बाकी सवाल? सर 20 क्वेश्चन नहीं थे क्या? नो सर 15 थे। चलें जी, मुबारक हो, 15 क्वेश्चन थे। 15 है अच्छा, बड़ी मेहरबानी। चलें सूफी साहब, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज, जल्दी से। सर। वो जो क्वेश्चन था ना a.i = 4, उस पे आए पहले, सबसे पहले। एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। ये गुजर गया। जी ये है सर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला शायद। आप बहुत स्पीड से आ गए हैं, नीचे ऊपर जाना है। सर यही है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? एक तो ये, चलें ये इसका भी मैप, उसने कहा है ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या इस सेंस में नहीं ले सकते कि ए के साथ आई, बी के साथ जे और सी के साथ के? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप ए के लिए आई, बी के लिए जे और सी के लिए के चूज कर लें तो भी आपका आंसर यही बनता है, ठीक आंसर निकल आता है, ऐसा ही है ना? जी जी, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, सर सर इसी सर वजह टाइम से। टाइम कम है तो सर, ये प्लीज सर मेरी बात सुन लें प्लीज, टाइम कम है। मुझे आइडिया था इस बात का, मैंने जुबानी कैलकुलेशन कर ली थी। अच्छा, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सर मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया में यही 3 वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर है? क्या इनके अलावा नहीं, किसी ऐसा तो नहीं। किसी और वेक्टर का हक नहीं बनता कि वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ? जी जी, बिल्कुल होते हैं। तो आपने उन वेक्टर्स के लिए चेक तो नहीं किया ना, हो सकता है उन वेक्टर्स के लिए आपका रूल फ्लॉप हो जाए। तो सर उन वेक्टर्स का आंसर भी इनसे डिफरेंट है, वो दुनिया के बाकी सारों के लिए यही आंसर नहीं आने। तो जब साहब के लिए ये आंसर नहीं आने, नो 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 नो, मैं आप इस तरीके से चेक कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात को गौर से सुन लें, मेरी बात को पहले गौर से सुन लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आप कर रहे हैं इन 3 वेक्टर्स के लिए चेक, तो मैंने ये कहा कि दुनिया में ये 3 वेक्टर्स ही नहीं है, इनके अलावा और भी बेशुमार वेक्टर्स है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप वाले तरीके से उनके लिए चेक नहीं किया, आपने सिर्फ इन 3 के लिए चेक किया। ठीक है, तो ये मैंने जिस तरीके से चेक किया है, इसके लिए आपका तरीका जो है, ये वाला जो तरीका है, ये इंडिपेंडेंट है कि आप किन वेक्टर्स को ले रहे हैं, आई जे के को ले रहे हैं या किसी और वेक्टर्स को ले रहे हैं। दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द जी mutually perpendicular vectors A, B, C. You can choose any mutually perpendicular vectors A, B and C, no problem. कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ चुकी होगी। मेरे ख्याल में आप वैसे गायब हो चुके होंगे। चलें कोई बात नहीं, सूफी भाई आप बाद में ये जो है ना वो दोबारा देख लीजिएगा, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने आई जे के चूज करके किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया में यही 3 वेक्टर्स थे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे? क्या वो बेचारे वेक्टर्स एक यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें, एक यहाँ ले लें, तो इनका भी तो आपस में एंगल 90 डिग्री का है ना, तो ये नहीं ले सकते थे, इनके लिए भी चेक करना था। तो ऐसे आप तो आपके पास तो इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शंस थी, किस किस के लिए चेक करते? खाली आई जे के की बेस पर आप अपना आंसर गो के इत्तेफाक हुआ कि आंसर ये ठीक आ गया, लेकिन आपके पास कोई पेट, कोई रूल नहीं है, कोई टूल नहीं है कि इन 3 वेक्टर्स
के लिए चेक करके आप बाकी तमाम वेक्टर्स के लिए इन जनरल इतनी बड़ी बात इतनी आसानी के साथ कह दें, नाइंसाफी है। ठीक है जी, गलत बात। जी बहरहाल चले जी। सर एक और क्वेश्चन है 8.i=4। जी जी नीचे है, जल्दी कीजिएगा जरा क्वेश्चन, उसमें क्या मसला है आपको, ये वाला जी। जी इसमें आपने जो किया वो ऑर्डर ऑफ डॉट प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज किया है। जी जी अगर मैं वेक्टर ए को आई जे के ले लूं, क्योंकि इसके कंपोनेंट होंगे एक्स आई वाई जे जी एज के, यू विश, एज यू विश, यू तो कैन डू इट, उनकी यू कैन डू सर, यू कैन डू। मैंने समझ लिया आपकी आपके सवाल जी को, जी यू कैन डू एज यू विश। ठीक है, कोई मसला तो नहीं आ रहा ना उसमें, ठीक जैसे है आंसर यही ठीक है निकलता ना, एज यू ठीक कैन है। डू। ओके, आप बिल्कुल सही कह नहीं रहे हैं नहीं वो आंसर यही निकला। सर बिल्कुल जी ठीक जब कर रहे हैं ना तो आंसर सही है ना आपका, लेकिन पिछले क्वेश्चन में आप गलत थे। ठीक है जी। मैं यहाँ पर जरूरी समझूंगा एक, क्योंकि टाइम कम रह गया। एक स्टूडेंट है अली रजा साहब, उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैं फोन पर क्वेश्चन सही तरीके से समझा ही नहीं सकता। मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये मीटिंग चल रही होती है तो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन समझाया जा सकता है, लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं और क्वेश्चन अपने इकट्ठे कर लेते हैं, फिर फोन पर समझना शुरू कर देते हैं। 2 नुकसानात हैं। एक तो मेरे लिए फोन पे सवाल का जवाब देना इंतहाई मुश्किल है, या तो मैं हाथ से लिख कर दूं और फिर सेंड करूं, तो मेरे लिए इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, और वैसे भी तकलीफ भी होता है। तो जब ये मीटिंग चलाई जाती है, जूम की डिस्कशन होती है, ये इसीलिए होती है कि आपके सवालों का आपको जवाब दिया जाए। तो खुदारा आप बेहतर ये है कि सवाल इकट्ठे करके, बजाय इसके कि आप मैं ये नहीं कह रहा कि पूछे ना करें, नहीं भाई पूछ लिया करें, मतलब अगर आप कोई मसला हो गया होगा, आपके पास एक आध क्वेश्चन जो जरूरी होता है वो पूछ भी लिया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पूछा ना करें, पूछा करें, लेकिन बेहतर है कि आप क्लास अटेंड किया करें और क्वेश्चन जो हैं वो अपने यहाँ पर डिस्कस किया करें। इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके साथ साथ जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है, उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी क्वेश्चन की भी समझ आएगी और क्वेश्चन का आंसर भी उनको समझ आएगा। ठीक है जी। तो कोशिश किया करें। तो अब असल क्वेश्चन आपका ये था, जो मैं नतीजे में पहुंचा कि व्हाट वाज योर एक्चुअल क्वेश्चन मिस्टर अली रजा, वो ये था कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी क्यों ली गई है। वेरी सिंपल सर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है बी, ये बना आपके पास ए बी वेक्टर, ये डायरेक्शन बन गई। तो बताइए जरा कि ये वेक्टर है, ठीक है जी, अब इसकी डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन का मतलब ये कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल, ये डायरेक्शन इसकी। आप बी पॉइंट को सरका कर ऊपर ले जाएं, यहां ले जाएं, ए वही पॉइंट रहने दें, फर्ज कर लें ए पॉइंट यहां फिक्स कर लें। ठीक है जी। तो अब बी पॉइंट यहां आ गया, तो लेंथ तो वेक्टर की वही है, क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई। ऊपर कर लें इस वेक्टर को, ठीक है, तो पॉइंट को ऊपर कर लें, तो अब एंगल इसका और चेंज हो गया, इन्हें डायरेक्शन फिर चेंज होगी। तो ए बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन, किसी अगर कोई वेक्टर फिक्स है तो उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, एंगल भी फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अलग वेक्टर है, इसको बी वन नाम दे दें, इसको बी टू नाम दे दें। ये ए बी वन अलग वेक्टर है, ए बी टू अलग वेक्टर है, तीनों अलग वेक्टर है, तीनों की डायरेक्शन भी अलग अलग है। जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो वाला वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर दें। सोचिए, अगर आप बी पॉइंट को उठाकर ए पॉइंट के ऊपर ही ले हैं, तो अब पॉइंट ए भी यही है, पॉइंट बी भी यही है, ए बी वेक्टर अब जाके बनेगा ना ओ बी माइनस ओ ए, एंड दिस विल बिकम्स द जीरो वेक्टर। तो ऐसा करने से होगा क्या, ए वेक्टर भी यही है, ए पॉइंट भी यही है, बी पॉइंट भी यही है। अगर बी पॉइंट थोड़ा आगे होता, वेक्टर जीरो ना होता, नॉन जीरो होता, तो इसको डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर ही चेंज हो जाता। लेकिन अब ए पॉइंट भी यही है, बी पॉइंट भी यही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, गौर से समझिएगा बात। ये ए भी यही पॉइंट है, बी भी यही पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी यही है और टर्मिनल पॉइंट भी यही है। तो आप इस पॉइंट को घुमा दें, जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है उसको घुमा देंगे, दैट विल स्टिल द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ये समझे कि विजुलाइज करने की कोशिश करें, ये छोटे छोटे वेक्टर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट असल में, इसको घुमाने से पॉइंट वही रहना है यानी वेक्टर जीरो वेक्टर वही रहना, ये चेंज नहीं होना। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को घुमाने से जो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन है वो कुछ भी ली जा सकती है। यू बिल्कुल यूं समझ लें कि आपके पास बॉल पॉइंट है, आपने पेज पे रखा है, ये एक नुक्ता है समझ लें, ठीक है जी।
तो इस नुक्ते को आप बॉल पॉइंट को घुमाते जाएंगे, वो वेक्टर वहीं का वहीं रहना है, वो हिलना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि घुमाने से डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। जब वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो समझ आए कि ये जीरो वेक्टर वाहद वो वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, कुछ भी ली जा सकती है। अगर वेक्टर जीरो नहीं होगा तो टर्मिनल पॉइंट कहीं और होगा और उसको घुमाने से फिर डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ वेक्टर भी चेंज होगा। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको घुमाने से, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, उसका टर्मिनल पॉइंट भी वही है, उसको घुमाने से डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, पॉइंट वहीं का वही है। इसका मतलब ये है कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी ली जा सकती है। इट कैन बी टेकन आर्बिट्रेरली ऑन योर चॉइस। ओके जी। तो ये थी जी जीरो वेक्टर की चॉइस, जो डायरेक्शन वो कुछ भी हो सकती है। पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं आई है, आई डोंट नो। आ गई है समझ तो बड़ी मेहरबानी, नहीं समझ आई है तो भी बड़ी मेहरबानी। बस याद कर लें कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, कुछ भी ली जा सकती है। ठीक है जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? वैसे टाइम मीटिंग का बिल्कुल एंड होने वाला है। कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है किसी को कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, तो मीटिंग किसी भी लम्हे सर खत्म हो जाएगी। जी 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 बेटा। सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वेक्टर लीजिएगा 2 न्यूटन का। जितने मर्जी न्यूटन का ले लें वेक्टर बेटा। ये लीजिए, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर बेटा आपने वेक्टर लिया 2 न्यूटन का। ओके, आगे इसी के आगे एक और 2 न्यूटन का वेक्टर। इसी के आगे ले लिया बेटा एक और वेक्टर। कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। जी सर। जी सर इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? बेटा इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आ जाएगा। इन दोनों को जमा कर दें, 2 न्यूटन, सॉरी मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड इसकी भी, इन केस इस केस में तो मैग्नीट्यूड इसकी भी 4 न्यूटन बन जाएगी जब आपने दोनों को ऐड किया, क्योंकि ट्रायंगल तो बननी नहीं है। एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपने आगे ले लिया हुआ है, तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते बेटा? हेड टू टेल रूल। तो दोनों का रिजल्टेंट जो सर होगा वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आ जाएगा बेटा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। जी थैंक यू। वेलकम। जी बेटा, किसी और को क्वेश्चन डिस्कस करना हो? अली रजा, आप जरा माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपको जीरो वेक्टर की डायरेक्शन समझ आ गई है कि अभी भी फंसे हुए हैं आप? वालेकुम सलाम। जी सर, ठीक क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया आपका? असल में उसमें पॉइंट ये था, लेकिन मैं अब ये पॉइंट आपको कैसे समझाता फोन पे, बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। चलें, बहरहाल समझ आ जाना ठीक होता है। आपकी मेहरबानी, आपने क्लास अटेंड की है। मुझे खुशी होती है कि जब आप जैसे अच्छे बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, मुझे भी अच्छा टीचर बनने का मौका मिलता है। जी किसी को कोई क्वेश्चन? टाइम है तो क्वेश्चन कर। जी 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 प्लीज प्लीज। सर टाइम वैसे आप चेक करके बताएं, आप चेक करके बताएं मीटिंग एंड होने में टाइम कितना रहता है। मेरे ख्याल में टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा चलिए, आप क्वेश्चन बताइए अपना प्लीज। सर वो एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड लाइन x प्लस वाई प्लस 3 एक मिनट बेटा, एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड द लाइन एंड द लाइन, लाइन कौन सी थी? x प्लस वाई प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लाइन थी। तो अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस दिन, मेरे ख्याल आप उस दिन भी नहीं थे, है ना? नहीं सर, मैं था सर, मैं सर थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पूछना। अच्छा चलें, बताइए इस लाइन की स्लोप निकाल लें। क्या निकलेगी स्लोप इसकी? -a ओवर b। क्या निकले? -1 निकलेगी। जी सर। स्लोप अगर -1 है तो इंक्लिनेशन क्या होगी फिर? वो क्या निकलेगी? 135 एंगल। थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि लाइन कहां पर होगी? लाइन जहां पर भी होगी 135। उसका एक्स एक्सिस एंगल 135 डिग्री। चलें ये लें, यहाँ लाइन ड्रा कर लें। तो यहाँ पर सर एक, अगर लाइन ड्रा करें जी जी जी, तो ये -0 और 0 माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस से ये कट कर रही है सर लाइन। तो फिर क्या होगा बेटा? ये लें हम एंगल सर इसमें फिर सर हम सर सर प्लीज, सर 45 प्लीज आपने क्वेश्चन कर लिया, प्लीज मेरी बात सुन लें प्लीज। फिर क्या होगा? ये देखिए मेरी बात सुने, आप इसका एग्जैक्ट स्केच कर लें लाइन को।
इसका y x इंटरसेप्ट क्या निकलेगा, y को 0 पुट करके x -3 -3 यहाँ होगा, -1 -2 -3